Jai Hind, dear students. Welcome to Captain Batra classes. In today's lecture, we will go ahead with the definition of probability. The first definition we are going to take up is classical definition of probability, also known as classical approach to probability. Probability as a approach क्लासिकली ये इस तरह से डेवलप की कि जब हम लोगों ने रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, रैंडम एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड जो हमारे आउटकम्स थे जिसको हमने जो है सैंपल स्पेस में कलेक्ट किया, जिसके बारे में हम लोगों ने देखा, तो सैंपल स्पेसेस जो कि कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स है, उनसे रिलेटेड जो इवेंट्स हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं सबसेट्स ऑफ द सैंपल स्पेस, तो ऐसे इवेंट्स की आने की जो संभावना है या जो प्रोबेबिलिटी है उसको निकालने के लिए इस डेफिनेशन को हम लोग यूज़ करते हैं। अब इसमें जो है ये जो डेफिनेशन है ये काम तब करती है जब इसके ऊपर 3 कंडीशंस विशेष रूप से लागू हों। जैसे कोई हम रैंडम एक्सपेरिमेंट लेते हैं, मान लीजिए वो रैंडम एक्सपेरिमेंट ई है और उसको हम लोग इस तरह से परफॉर्म करते हैं कि वो एक सर्टेन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव और इक्वली लाइकली वेज में आ सके, तब हम उससे संबंधित किसी भी इवेंट ए की जो प्रोबेबिलिटी है उसको एक रेशियो से निकालते हैं। और वो रेशियो क्या होता है? वेज फेवरेबल फॉर द अकरेंस ऑफ ए, यानी जो घटना है उस घटना के आने के संभव जो तरीके हैं वो न्यूमरेटर में रखेंगे और एक्सपेरिमेंट को जब हम परफॉर्म करते हैं तो उसके परफॉर्म करने के ऑल पॉसिबल वेज नीचे इससे डिनोमिनेटर में रखते हैं। तो ये जो रेशियो है, इस रेशियो से हमें पता चलता है कि उसकी संभावना क्या है। अगर इसे इनटू 100 कर दिया जाए तो ये परसेंटेज में उसको कन्वर्ट कर देगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम इस बात को समझना चाहें कि किन केसेस की हम बात कर सकते हैं, तो मैं आपको पहले ये जो 3 टर्म है इस बात को समझना ज़रूरी है। वैसे इस चीज़ की जो डेफिनेशन है ये इवेंट्स में आप लोगों को हम दे चुके हैं। तो यहाँ पर आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि एक एग्जाम्पल है कि जैसे मान लीजिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। जो एक्सपेरिमेंट है हमारा वो है, मान लीजिए टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन्स, टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन्स, 2 सिक्कों को हम लोग उछाल रहे हैं। और जब 2 सिक्कों को हम लोग उछालते हैं तो ऑब्जर्व कर क्या करना रहता है कि वॉट एवर इज कमिंग ऑन बोथ द फेसेस ऑफ कॉइन्स। तो हमारा जो सैंपल स्पेस होता है ये हमारा एक्सपेरिमेंट है ना, हम लोग इसे ई से दिखा सकते हैं। तो जो एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड जो सैंपल स्पेस है यानी जो आउटकम्स आते हैं वो क्या क्या आते हैं? दोनों पर या तो हेड आएगा, या पहले पर हेड दूसरे पर टेल आएगा, या पहले पर टेल दूसरे पर हेड आएगा, या दोनों पर टेल आएगा। Isn't it? यही तो पॉसिबल आउटकम्स है। तो कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स एसोसिएटेड विद दिस एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड ए सैंपल स्पेस। अब हम लोग ये जानना चाहते हैं कि ये जो है जो एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट में ये क्लासिकल डेफिनेशन काम करेगी कि नहीं करेगी। ये जनरली आप लोगों को कभी भी आप इस पर विचार नहीं करते हैं, डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी आप लगाने की काम करना शुरू कर देते हैं। मैं मान लीजिए एक घटना की बात कर लूँ तब फिर इस पर डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए हम ये कहते हैं, इस पर एक प्रॉब्लम हम लोग ये देखना चाहते हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, इस पर एक्सपेरिमेंट तो हमारा है टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन्स और सैंपल स्पेस हमें पता है। हमने क्या बोल दिया कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, उसी एक्सपेरिमेंट के लिए फाइंड द प्रोबेबिलिटी, find the probability of occurrence of at least one head, ठीक, at least one head। ठीक इस तरीके से समझिए कि अगर किसी भी एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड
अगर हम किसी घटना की बात करते हैं तो उसकी संभावना क्या होगी। अब ये जो हमारी घटना है या जो इवेंट है वो यहाँ लिखा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट, किसके अकरेंस के, किसके आने की बात की जा रही है, एटलीस्ट वन हेड के आने की बात की जा रही है। कम से कम एक शीर्ष आए इसकी संभावना पूछ रहे हैं दो सिक्कों के उछालने में। तो हमारी घटना क्या है यहाँ पर जो ए है जिसे हम कहते हैं ना इवेंट, इवेंट का मतलब होता है घटना जो सैंपल जो हमारे एक्सपेरिमेंट के दौरान घटित हो। तो हमारी घटना ए है अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन हेड, है ना, अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन हेड। अब आप मुझे बताइए एटलीस्ट वर्ड का क्या मतलब होता है, कम से कम एक हेड आए, यानी ऐसा आउटकम हम देखना चाह रहे हैं जिसमें एक हेड तो कम से कम रहे। एक हेड तो होना ही चाहिए कम से कम, ज्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। कम से कम का मतलब होता है हेड एक से कम ना हो, यानी ऐसा ना होने पाए कि दोनों पर हेड ही ना हो, एक पर हेड हो, इससे ज्यादा हो कोई दिक्कत नहीं। तो बताइए क्या जो है इसमें जो है क्या क्या हम लोग ले सकते हैं। अगर दोनों पर हेड है तो क्या कम से कम एक पर हेड है कि नहीं है, बिल्कुल है। दोनों पर हेड है तो कम से कम एक पर हेड है। अगर मान लीजिए अगले पर देखें हेड टेल, है ना, तो पहले पर हेड है दूसरे पर टेल है तो यह भी आ जाएगा। और जो तीसरा है टेल हेड उसमें भी एक हेड है, लेकिन जो टेल टेल है इसमें किसी में भी हेड नहीं है, और इस कारण से यह जो है हमारा जो आउटकम्स हैं इससे वो होंगे हेड हेड, हेड टेल और टेल हेड। यही हमारी घटना है। अब देखिए ये घटना जो है क्या ये घटना कैसे हुई, क्योंकि देखिए ये इसी सैंपल स्पेस से ही मिलकर बनी है, सैंपल स्पेस से अंदर ही है ये। तो घटना की परिभाषा या इवेंट की परिभाषा या जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि इवेंट ए मस्ट बी अ सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस। तो इसका सबसेट है ना। अब क्लासिकल डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी को इस्तेमाल करें तो ये जो लिखा हुआ है क्या ये लिखा है, देखिए जरा, ये n म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वेज में। अब ये जो सैंपल स्पेस है इसमें 4 पॉसिबल आउटकम्स हैं। कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं, 4 पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो सैंपल स्पेस में कुल घटना के घटित होने के कुल कितने तरीके हैं, 4। और ये क्या होने चाहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वर्ड का क्या मतलब बच्चों, ये हम पढ़ चुके हैं, इसे कहते हैं परस्पर अपवर्जी। क्या कहते हैं इसका मतलब, परस्पर अपवर्जी। परस्पर अपवर्जी का मतलब होता है जब एक आउटकम आएगा तो दूसरा कोई आउटकम उसके साथ नहीं आ सकता। जैसे अगर दो सिक्के को उछालिए और दोनों पर हेड आ चुका है तो क्या यह संभव है कि इन तीनों में से कोई और हो जाए उसी के साथ, यानी एक समय पर एक ही आउटकम आपको दिखाई देगा। तो हेड हेड है तो हेड टेल या टेल हेड या टेल टेल नहीं हो सकता। यानी इनमें से जैसे है पहले पर हेड दूसरे पर टेल आ गया, तब यह संभव नहीं है कि उसी समय पर पहले पर टेल दूसरे पर हेड हो सके। और यह ऑब्वियस सी बात भी है कि एक आउटकम एक समय पर ही आएगा, दूसरा कोई आउटकम उसके साथ नहीं आ सकता। ऐसी भी परिस्थितियां हो सकती हैं, वो अभी आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन फिलहाल ये समझिए कि ये जितने भी आउटकम्स हैं अगर उनमें से कोई एक आ गया तो दूसरा उसके साथ नहीं आ सकता। ये वैसे ही है जैसे सिक्के के दो पहलू, अगर हेड आ गया तो टेल नहीं आ सकता, अगर टेल आ गया तो हेड नहीं आ सकता, दोनों साथ साथ हो सकते हैं क्या। तो फिर ऐसे ही जैसे डे एंड नाइट, अगर दिन और रात की बात कर ली जाए तो क्या दिन और रात साथ में हो सकता है, या दिन होगा या रात ही होगी। वैसे ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का तात्पर्य है कि घटनाओं में जो प्रयोग में जो परिणाम है या आउटकम्स हैं वे सभी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। तो जैसे ये 4 तरीके से आ सकता है और चारों परस्पर अपवर्जी हैं, एक के साथ दूसरा नहीं आएगा। फिर क्या है, एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव वर्ड को भी हम लोग समझ चुके हैं, मैं आज आपको यहाँ पर इसको ये बता रहा हूँ, एक बार रिकॉल कर रहा हूँ कि एग्जॉस्टिव वर्ड का मतलब क्या हुआ कि ऐसे आउटकम्स होते हैं जिनको अगर कंबाइन कर दिया जाए तो सैंपल स्पेस बन जाएगा। यानी अगर आप इसमें से कोई एक निकाल दे, जैसे टेल टेल, अगर मैं सैंपल स्पेस में टेल टेल ना हो, अगर मैं टेल टेल ना लूं, केवल हेड हेड, हेड टेल और टेल हेड लूं, तो क्या सैंपल स्पेस बनेगा, नहीं बनेगा ना। इसका तात्पर्य यह है कि जितने भी आउटकम्स हैं उन सभी को अगर मिला लूं तो सैंपल स्पेस तैयार होना चाहिए। तो ये एग्जॉस्टिव का मतलब है, ठीक है।
और साथ ही साथ क्या कह रहे हैं, इक्वली लाइकली हो, यानी समान अपेक्षित। जैसे कहते हैं ना, इक्वली लाइकली का मतलब होता है कि भाई चाहे कुछ भी हो, वो उनका आने की समान अपेक्षा है। जैसे एक सिक्के को उछाल दिया जाए तो जो अपेक्षा आप हेड आने से कर रहे हो जितना, उतना ही टेल आने से भी करोगे, क्योंकि ऐसा कोई कारण नहीं है कि आप यह सोचे कि हेड आने की ज्यादा स्थितियां हैं टेल आने से, क्योंकि सिक्के पे दोनों पक्ष हैं और सिक्का बैलेंस्ड है। ध्यान यही रहना चाहिए कि सिक्का बैलेंस्ड है। इसी हिसाब से अगर दो बैलेंस्ड कॉइन्स हम ले लें और दोनों बैलेंस्ड कॉइन को हम टॉस कर दें, तो ऑब्वियस सी बात है कि जितना आप अपेक्षा दोनों पर हेड की आने की कर रहे हैं, उतना ही अपेक्षा एक पर हेड दूसरे पर टेल की आने की भी होगी और उतना ही अपेक्षा दोनों पर टेल आने की होगी। यानी यह बात स्पष्ट है कि इसके प्रत्येक जो आउटकम्स हैं, हर पॉसिबल आउटकम्स इक्वली लाइकली हैं। यानी ऐसा कोई कारण नहीं है कि आप यह सोचें कि हेड हेड आने की स्थितियां ज्यादा हैं। भाई जिस तरीके से हेड हेड दोनों पे आ सकता है, उसी तरीके से पहले पर हेड दूसरे पर टेल आ सकता है। तो इस तरीके से यह सभी के सभी तीनों कंडीशन होनी चाहिए। कई बार एनडीए के एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है कि क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी के लिए लिख दिया गया कि इन 3 शर्तों में से या 4 शर्तों में से कौन सी होनी चाहिए शर्तें। पहली, मान लो एग्जाम में आपसे पूछ ले इस तरीके से, पहले मैं इसको कर दे रहा हूं, तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गया 4, और यहां जो घटना ए है ना, घटना ए के आने की कुल स्थितियों को हम एन ए लिख ले रहे हैं ना, यानी कितने तरह से घटना एक को आप इवेंट ए आ रहा है। भाई अब कम से कम एक हेड कब मान लोगे, दोनों पे हेड आ जाएगा तब भी कहोगे कि कम से कम एक हेड आ ही गया है, या पहले पर हेड दूसरे पर टेल हो तब भी कहोगे कम से कम एक हेड आ गया है, पहले पर टेल दूसरे पर हेड है तब भी कहोगे कम से कम। यानी इन तीनों में से कोई भी एक आ जाए तो आप यह मान लोगे कि हमारी घटना घटित हो गई। कई बार बच्चे सोचते हैं कि ये तीनों आ जाएगा तब क्या, कोई एक अगर किसी भी इवेंट से संबंधित आउटकम्स में, ये सैंपल पॉइंट में एक भी आ जाए तो ये घटना हुई मानी जाएगी। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है उस हिसाब से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए जो होगा वो क्या होगा, फेवरेबल वेज फॉर द अकरेंस ऑफ ए। घटना ए के आने के लिए तो यही तीनों में से कोई आएगा तो वही जिम्मेदार होंगे ना, वो हो गया 3 ऊपर। हाँ, अब 3 में से कोई एक आ जाए तो बल्कि यहां लिखा जाएगा 3C1। क्या लिखोगे, 3C1। तो मैं जरा इसको जो है आपको स्पष्ट तौर पर यहां पर करके दिखा दे रहा हूं। एक सेकेंड के लिए मैं आपको यहां पे करके दिखा दे रहा हूं कि घटना ए, उसके आने के जो तरीके हैं वो 3 पॉसिबल तरीके हैं, 3 पॉसिबल हैं। तो 3 में से कोई भी एक लिया जा सकता है ना, तो उसको कहोगे 3C1। 3 में से कोई भी एक आ जाने का कितना तरीका है, 3C1। और टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होगा, 4 में से कोई भी एक आ जाए तो अपॉन 4C1। ये तरीका होता है लिखने का। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 3/4। कितना हो गया, 3/4। वैसे तो आप लोगों की हैबिट होती है जनरली कि आपने जो है देखा 3 है 4 है 3/4 लिख दिया, या जल्दबाजी आप करते हैं। तो ऐसा करने से 1-2 सवाल तो आपके लग जाएंगे जो आसान होंगे, जिनमें कोई आपको ज़्यादा लगता ही नहीं है कि उसमें कुछ कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। लेकिन यही आदत आपकी बनी रहेगी तो आगे जितने भी आप क्वेश्चन होंगे सब गलत करेंगे और एक भी सही नहीं आएगा। और यही बच्चों को होता है, 2-4 सवाल लगा लेते हैं बेसिक टाइप के, फिर जैसे ही इन्वॉल्व होता है कोई क्वेश्चन उसमें गड़बड़ी कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें यह नहीं समझ में आता कि वो गलती कहाँ करें। गलती कर रहे हैं आप वेज के कैलकुलेशन में, तो अभी से अपनी आदत सुधार लीजिए। तो 3C1/4C1 लिखेंगे, मतलब 3 आउटकम्स थे। यानी अब आपको मैं थोड़ा सा इस तरह से लिख के दिखा रहा हूं कि सैंपल स्पेस हमारा था हेड 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 टेल, टेल हेड टेल टेल, और हमारी जो घटना थी वह थी एटलीस्ट एक हेड का आना, तो हेड 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 टेल टेल हेड, ये हो गया हमारी घटना। अच्छा, इसको आने के कुल तरीके थे N4, और जिसमें घटना ए घटित होगी उसको हम NA लिख देंगे। NA का मतलब हो गया घटना ए घटित होने के ये 3 हैं। अब जब प्रोबेबिलिटी लेते हो, वेज का कैलकुलेशन करते हो, तो यहाँ कॉम्बिनेट्रिक्स की थियरी का इस्तेमाल किया जाता है ना। 3 तरह से घटना ए आ सकती है, 4 तरह से घटना N हो सकता है, लेकिन इन 3 में से कोई एक कितने तरह से आएगा, 3C1। अगर मान लीजिए हमें अगर यहाँ पे कोई ऐसी स्थिति हो जहाँ पे 2 को लेना हो, तो वहां पे क्या हो जाएगा, मालूम है, 3C2, तो ये वहीं पे गड़बड़ी हो जाती। तो ये हमारा हो जाएगा
टोटल 4 तरीके हैं कुल घटना के घटित होने के, और आपकी जो घटना अपेक्षित है वह 3 तरह से, तो 3c1/4c1 = 3/4। ये जो है हमारा इसकी ए प्रोबेबिलिटी है। तो इसको हमने आपको क्लासिकल डेफिनेशन को समझाया। अब देखिए बेटे, इसके बाद आपको यह समझना जरूरी है कि इस पे आधारित, क्लासिकल डेफिनेशन पर आधारित आपके पास कई तरीके की प्रॉब्लम्स हैं। कुछ एक मैंने लिस्ट की है ना। जैसे प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डाइस, है ना, पासे से संबंधित प्रॉब्लम्स पूछी जाती है, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन प्लेइंग कार्ड्स, फिर प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ड्राइंग ऑफ अ बॉल फ्रॉम एन अर्न, फिर प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन परमुटेशंस, फिर प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सेट थियोरिक अप्रोच। ये कई तरीके की प्रॉब्लम्स आपसे पूछी जाती हैं। आज हम मुख्य रूप से आपको प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डाइस पर बात करेंगे और यह भी बताएंगे कि प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन प्लेइंग कार्ड के लिए आपको किस तरीके का स्ट्रक्चर, कैसा आपका जो है उसके बारे में समझ होनी चाहिए, बिना उसके आप नहीं काम कर पाएंगे। तो इससे पहले कि हम जो है आपको ये बताएं, सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि डाइस क्या है और डाइस से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम्स कैसे बनती हैं। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डाइस, अ ट्रिकी अप्रोच फॉर फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ नंबर्स ऑन 2 डाइसेस। देखिए ये जो 2 डाइस का केस है, 2 डाइस का, सिंगल डाइस के केस में आप लोगों को प्रॉब्लम्स जनरली नहीं होती हैं क्योंकि वो बहुत ही ऑब्वियस ही है। लेकिन जब आप 2 डाइस का केस लेते हैं तो उस 2 डाइस के केस में यह पूछा जाता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ अ नंबर टू बी 2, 3, 4, 5, 6 सो ऑन, या इसमें हमसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम टू बी इवन ऑन 2 डाइसेस। तो इन तरीके की समस्याओं को करने के लिए हम लोगों को यह जानना जरूरी है कि डाइस जब हम रोल करते हैं 2 डाइस को, तो हमको किस तरीके के आउटकम्स मिलते हैं। तो देखिए अगर हम 2 डाइस को रोल करेंगे तो इन 2 डाइस में जो मिनिमम नंबर्स दोनों डाइस पर मिलेंगे, अगर हम उसकी बात करें तो मिनिमम नंबर्स जो हमें दोनों डाइस पर मिलेंगे, तो पहले भी डाइस पर आपको 1, दूसरे डाइस पर भी अगर आप 1 पाते हैं तो इन दोनों का जो सम है, मिनिमम सम, वो हो जाएगा आपका, मिनिमम सम हो जाएगा आपका 1 + 1 दैट इज 2। अगर 2 डाइस को आप रोल करते हैं तो 2 डाइस को रोल करेंगे तो सम मिनिमम कितना आएगा, 2। लेकिन अगर आप दोनों डाइस पर 6 पा जाएं, दोनों डाइस पर अगर आप 6 पा जाएं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना, तो ऐसी सिचुएशन में मैक्सिमम सम आपका जो मिलेगा वो कितना होगा, 12। मैक्सिमम सम कितना हो जाएगा, 6 + 6 = 12। क्लियर? यानी आपको जो सम्स मिलेंगे, वो सम्स जो आपको मिलेंगे वो जो है 2 से लेकर 12 तक मिलेंगे। या सम 2 मिलेगा, या 3 मिलेगा, या 4 मिलेगा, या 5 मिलेगा, या 6 मिलेगा, या 7 मिलेगा, 8, 9, 10, 11, 12। इतने तरीके के आपको सम मिल सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि आप जब 2 डाइस को रोल करते हैं तो सम 2 मिलेगा, या 3 मिलेगा, या 4 मिलेगा, या 5 मिलेगा, या 12 तक आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसको जो है अगर देखना है तो सबसे पहले हम लोग ये समझें कि ये किस तरीके से संभव है, इसका सैंपल स्पेस कैसे जनरेट होता है। ठीक है, तो अगर हम इसके सैंपल स्पेस की बात करें, सैंपल स्पेस की, तो जो सैंपल स्पेस हमारा इससे रिलेटेड है, जिसे हम लोग ओमेगा से भी दिखाते हैं, तो बच्चों आप समझिए कि जब आप डाइस रोल करोगे
तो हो सकता है पहले पर 1 आए, फिर दूसरे पर भी 1 आए, पहले पर 1 हो, दूसरे पर 2 हो, पहले पर 1 हो, दूसरे पर 3 हो, पहले पर 1 हो, दूसरे पर 4 हो, पहले पर 1 हो, दूसरे पर 5 हो, पहले पर 1 हो और दूसरे पर 6 हो। इसी तरीके से आपका डाइस में पहले पर 2, दूसरे पर 1, फिर पहले पर 2, दूसरे पर 2, पहले पर 2, दूसरे पर 3 करते हुए लास्ट पे 6। इसी तरह सो ऑन आप डाइस में पहले पर 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, सो ऑन 3 6। इसी प्रकार से लास्ट में अगर आप जाएंगे 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, सो ऑन अप टू 6 6। ये अगर आप देखें तो देयर आर 6 क्रॉस 6, दैट मीन्स 36 पॉसिबल आउटकम्स। दिस इज कॉल्ड एज सिंपल स्पेस, यानी कनेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज कॉल्ड एज ए सिंपल स्पेस। और इसमें कितने आउटकम्स हैं? 36। अगर आप देखें कि डिफरेंट सब मिलेंगे, 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 3 4। अगर हमसे कोई पूछे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सम टू बी 5, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सम टू बी 5, तो हमको अगर देखना हो तो हम ये देखेंगे कि वो जो इवेंट है सम टू बी 5, मान लीजिए इसको हम लोग इवेंट ए कहते हैं, तो कहाँ से 5 बनेगा? जैसे पहले डाइस पर 1, दूसरे पर 4, 1 4 5, पहले पर मान लीजिए हमने ले लिया 2, दूसरे पर 3, 2 3 5, पहले पर 3, दूसरे पर 2, 3 2 5, पहले पर 4, दूसरे पर 1, 4 and 1 5। और कोई आपको देखिए मिलेगा? और कोई नहीं मिलेगा। ये आपके पास 4 पॉसिबल आउटकम्स हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप कहोगे 4 पॉसिबल वेज में ये हो सकता है फेवरेबल वेज 4C1 ओवर 36 में से कोई भी। टोटल कितने तरीके हैं? 36C1, दैट इज 4/36, दिस इज 1/9। इसी तरह से कोई पूछ ले व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सम टू बी 10, लाइक दिस। तो आप देख सकते हैं देयर आर लॉट्स ऑफ नंबर्स, देन यू विल हैव टू कलेक्ट देम ऑल, जिससे वो पर्टिकुलर नंबर आपको मिले। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो इट विल बी अ टाइम कंज्यूमिंग। तो आपको हम एक बेटर और एक सिंपलर अप्रोच, ट्रिकी अप्रोच बताने जा रहे हैं, जिससे कि आप इसको ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। तो लेट अस कम एंड सी। देखिए, अगर हम लोगों को इसको करना है तो वी हैव अ ट्रिक फॉर मेमोराइजिंग दिस। हाउ कैन वी सॉल्व प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फाइंडिंग सम ऑफ numbers on 2 dices, or probability of getting sum to be even, or probability of sum to be odd, probability of sum to be a prime number। बहुत सारे केसेस हैं। तो देखिए, अभी हम लोग एक काम करते हैं कि इसको समझने के लिए एक जो है हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं, और उस ट्रायंगल में ये ट्रायंगल हम लोग बनाते हैं, और इस ट्रायंगल में जो सम्स हैं उसको हम प्लॉट करेंगे। सम हमारे पास कौन कौन से हैं? हमें मालूम है हमारे पास सम है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यही है। अगर आप देखिए इसमें तो टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हमारे पास टोटल 11 टाइप के सम हैं। हम इस 11 टाइप के सम में अगर देखें तो मिडिल कौन सा होगा? मिडिल विल बी 11 + 1/2, दैट इज 6th। तो 6th टर्म कौन होगा? 1 2 3 4 5 6। ये जो 7th टर्म है यही हमारा मिडिल टर्म है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, जस्ट इसके पहले देखिए 5 है, इसके बाद भी जस्ट 5 है, तो 7 हमारा मिडिल टर्म होगा, तो 7 को हम लोग टॉप पे लिख देंगे। ठीक,
अब 7 के पहले सीक्वेंस में जो सम है 2, 3, 4, 5 तक, 6 तक, यहाँ इस आर्म पे, लेफ्ट आर्म पे लिखेंगे 2, 3, 4, 5, 6। क्लियर? इसके बाद अगला 8, 9, 10, 11, 12 इस आर्म पर, इसके ठीक 6 के सामने 8, फिर 9 5 के अपोजिट, 4 के अपोजिट 10, फिर 3 के अपोजिट 11 और 2 के अपोजिट 12। यानी हम ऐसे लिख देंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पर हमको क्या लिखना है? सम लिखना है बच्चों। और इसके ठीक नीचे हमें लिखना है वेज। क्या लिखना है? वेज। जैसे आपने अभी देखा कि मिनिमम सम जो है आने का कितना तरीका था? मिनिमम सम आने का तरीका था आपका, मिनिमम सम 2 था, और 2 आने का कितना तरीका होगा? 1 1। एक ही तरीका है ना। मिनिमम सम आने का वेज है 1। कोई और तरीका है 2 के आने का? भाई पहले पर भी 1 आ जाए, दूसरे पर भी 1 आ जाए, इसका कितना तरीका होगा? एक ही तरह से हो पाएगा ना। तो ये जो है आपका आने का एक तरीका। इसी तरह से मैक्सिमम सम आने का भी कितना तरीका होगा? मैक्सिमम सम का मतलब है 6 + 6 = 12। जब दोनों पर 6 6 आ जाए, और इसका भी आने का तरीका कितना होगा? 1 ही होगा। ठीक है, यानी मिनिमम सम भी आने का एक तरीका और मैक्सिमम सम का भी एक तरीका। तो यहां पर मैक्सिमम सम 12 है, इसके आने का भी एक तरीका है, और मिनिमम सम के भी आने का एक तरीका है। अब इसके बाद क्या काम करेंगे? सिंपली देखिए 1, फिर इसके बाद 2, 3, 4, 5, 6। ये वेज हमने लिख दिए। अब इसके सामने देखिए 5 के सामने ये जो लिखा हुआ है 5, 4 के सामने 4, 3 के सामने 3, 2 के ठीक सामने 2 और 1 के सामने 1 लिखा ही है। ये आपके हो गए वेज। अब अगर आपसे पूछे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए हम लिखने जा रहे हैं। अगर कोई पूछे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सम टू बी 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम टू बी 6, तो 6 आने के कुल कितने तरीके हैं? 5, और टोटल कितने होते हैं? 36। तो 5C1 लिखने की जरूरत नहीं है, अब 5/36। इफ यू हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ sum to be 5, probability of sum to be 5, this is 5 by probability of sum to be 6, probability of sum to be 6 हमने लिया है। तो probability of sum to be 6 is 5/36। अगर इसी तरह से कोई कहे what is the probability of sum to be 9, what is the probability of sum to be 9, sum 9 हो, इसकी क्या probability है? 9 आने के कितने तरीके हैं? 4। तो probability of sum to be 9 is 4/36, यानी it's 1/9। अगर कोई पूछे what is the probability of sum to be 4 or sum to be 10, probability of sum to be 4 और sum to be 10, तो 4 आने के कितने जो है वेज हैं? 3, और 10 आने के भी कितने वेज हैं? 3। तो 4 आने का हो गया 3/36 प्लस फिर 3/36, यानी कितना हो गया? 6/36 = 1/6। तो आपको यह समझ में आया कि कैसे हम सम ऑफ 2 डाइसेस के, सम ऑफ नंबर्स ऑन 2 डाइसेस के प्रॉब्लम्स को हम लोग कर सकते हैं। और ये हमारा तरीका होगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू लर्न इट। इट्स वेरी इजी टू सी, है ना। आप देख सकते हैं बहुत ही आसान है। हम क्या काम करेंगे, पहले सम को हम इस तरह से एक्सप्रेस कर लेंगे एक ट्रायंगल पे, और मिनिमम सम और मैक्सिमम सम एक ही तरीके से आता है। उसके बाद हमको सीक्वेंस में इनके वेज को नीचे 1 2 3 4 5 6 फिर कंटिन्यूअसली डाउन 5 4 3 2 1 लिख देंगे, and you can get sum of any two numbers. What is sum of getting to number to be 6 or 9? So 5 plus 4, 9/36. So it's very easy. Now we will come to see how to get sum on the numbers on rolling of 3 dices.
sum of numbers, sum of even numbers on 3 dices, sum of odd numbers on 3 dices. You can very easily get it in the same way. To find the probability of sum of numbers on 3 dices. जब हम लोग 3 dices को रोल करते हैं तो बिल्कुल सिमिलर तरीके से हम लोग चलेंगे, बिल्कुल सिमिलर प्रोग्रामिंग पर हम लोग काम करेंगे। और वो क्या है कि व्हाट इज द मिनिमम सम यू कैन एक्सपेक्ट। मिनिमम सम कब आएगा? मिनिमम सम दैट इज ऑन ईच ऑफ 3 डाइसेज यू गेट 1। तीनों पर 1 आ जाए तो जाहिर सी बात है दिस इज मिनिमम सम टू बी 3, और इसके आने का वेज कितना होगा? ऑब्वियसली 1। एंड व्हाट इज मैक्सिमम सम? मैक्सिमम सम क्या आएगा? तो मैक्सिमम सम विल बी 6 ऑन ईच फेज। सभी पर 6 आ जाए देन यू विल गेट अ मैक्सिमम सम, एंड दैट विल बी व्हाट? 6 plus 6 plus 6. Okay, 6 plus 6 plus 6 is equals to 18. 6 plus 6 plus 6 is equals to 18 and base is equals to 1. केवल एक ही तरीके से ऐसा हो सकता है, यानी मिनिमम सम 3 होगा और मैक्सिमम सम कितना होगा? 18 होगा। यानी जो डिफरेंट सम्स आपको मिलेंगे वो क्या होंगे? वो होंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। ये हो गए हमारे सम्स। अब आप समझ सकते हैं अगर इसके रिलेटेड सैंपल स्पेस की हम बात करें तो पहले और दूसरे और तीसरे डाइस पर 1 1 1 आ सकता है, पहले दोनों पर 1 1, फिर 2 1 1 3 1 1 4 1 1 5 1 1 6 and then we will move to get 1 2 1 so on, इस तरीके से। और लास्ट में हमको मिलेगा 6 6 6। और मैं आपको बता दूं कि टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इन रोलिंग ऑफ 3 डाइसेज विल बी 6 क्रॉस 6 क्रॉस 6 विच इज इक्वल टू 216। अब आप सोच सकते हैं इफ समवन आस्क व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सम टू बी 11 और व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सम टू बी 12 लाइक दिस, हाउ विल यू बी एबल टू सॉल्व सच अ प्रॉब्लम। आप अगर इसको करेंगे तो देन यू विल हैव लॉट्स ऑफ केसेस एंड यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व इट इजीली एंड इट विल टेक टू मच ऑफ टाइम, बहुत समय ले लेगा। तो हियर वी आर हैविंग अनदर पैरेलल ट्रिक फॉर दिस मेथड फॉर दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम टू। हम इस तरीके की समस्या के लिए भी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट अस कम टू टेक दिस प्रॉब्लम, और हम लोग इस सम को भी इसी तरीके से कर सकते हैं। अब आपके स्कोप में नहीं है, अदरवाइज अभी तो हम 3 डाइसेस के लिए यहाँ बता रहे हैं। हम आपको 4 डाइसेस 5 डाइसेस 6 डाइसेस एन डाइसेस के लिए भी बता सकते हैं, और हम आपको ज़रूर ऐसा वीडियो बना के देंगे। और 6 फेस डाइस के लिए ही नहीं, आपका डाइस चाहे 3 फेस का हो, 4 फेस का हो, हाँ, या 5 फेस का डाइस हो, 7 फेस का डाइस हो, 8 फेस का डाइस हो, है ना, 9 फेस का 10 फेस का डाइस हो, n फेस डाइस हो, उसके लिए भी हम आपको बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर 10 फेस का डाइस हो और सब पे नंबर हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ, और उसमें हमसे पूछा जाए कि कोई पर्टिकुलर सम आने का क्या चांसेज हैं, तो हम वो आपको बताएंगे। यानी एन डाइसेस के केसेस में भी हम आपको इसको बता सकते हैं। ठीक है, यानी एस दे आर रोलिंग साइमल्टेनियस। दो डाइस तो हैं ही, अब हम 3 डाइस 4 डाइस हम जो ले रहे हैं उनमें सब में 6 फेसेस ही हैं, एन फेस डाइस हैं और m टाइम्स ये उनको रिपीट किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास 8 डाइसेज हों और सब पर जो है 6 के बजाय 7 फेसेज हों, तब आप कैसे निकालोगे? तो दैट इज बियॉन्ड योर स्कोप,
but if I have some time for that, I will surely make a video on that, और वो ज़रूर आपके लिए नहीं होगा, ठीक है, लेकिन आप ज़रूर देख सकते हैं। तो टुडे वी आर कमिंग टू सी दिस। तो 3 डाइसेस का जो सम है ना, इनको करने के लिए हम लोग इसी तरीके से जो नंबर्स हैं, नंबर्स आपने देख लिया, सम कौन कौन से हैं आपके पास, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 इस तरीके का है। अब अगर हम इसको देखें तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इसको काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 है ना, 2 to 18 अगर हम ले लें तो ये 17 हुआ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अगर हम इसमें मिडिल पॉइंट ढूंढें तो देखिए मिडिल पॉइंट इसके कौन कौन से होंगे, 10 and 11। मैं इसका कलर चेंज कर ले रहा हूं, 10 and 11। देखिए इसके पहले काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7, एक मिस कर रहा है, 2 3 4 5, यहाँ पर 2 जो लिखा हुआ है इस वजह से ये मिस्टेक है। सम मिनिमम सम इज नॉट नेवर 2, इट्स 3, ओके, so it should be deleted. Minimum sum was taken from 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। now you can count 1 2 3 4 5 6 7 इधर भी है, 1 2 3 4 5 6 7 इधर भी है, तो 10 and 11 आर द मिडिल टर्म्स। अब ये मिडिल टर्म्स के लिए हम लोग 2 पीक तैयार कर लेते हैं, 10 and 11, और उसके लेफ्ट और राइट में हम उसी तरीके से 2 स्लेंट लाइंस खींच लेते हैं। अब 10 से पहले क्या नंबर है हमारे पास, 10 से पहले हमारे पास नंबर्स हैं 3 3 4 5 6 7 8 9 and then 10 11 12 13 14 15 16 17 and 18 ऐसा लिख लेंगे। तो यहां पर हम लोग बच्चों सबसे पहले लिखेंगे सम, और इसके नीचे क्या लिखेंगे, वेज। अब वेज में आप लोगों ने देखिए क्या कहा कि जो वेज हैं, वेज में मिनिमम सम आने का तरीका कितना होगा, 1, और मैक्सिमम सम 18 आने का भी तरीका कितना होगा, 1। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, अब जैसे पिछली बार 1 2 3 4 लिखते चले गए थे वैसे नहीं लिखेंगे। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करने के लिए मिड में इसके 3 और 4 के +2 +3 +4 +5 +6 है ना, और देखिए 2 3 4 5 6 तो सीक्वेंस में जाएगा। तो हम ऐसे आपको समझा दें कि जो है आप 6 से अधिक जो है वैल्यू नहीं ले सकते इसकी, ठीक है। 2 3 4 5 6 फेसेस होते हैं, 6 फेसेस से ज़्यादा आप वैल्यू नहीं लेंगे एडिशन में। लेकिन इसके बाद जो ऐड करना है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको करना है, और वो जो है ऐसे करना है कि 6 से जो पीछे जस्ट अल्टरनेट नंबर पर नंबर आ रहा है वो क्या है, 4, तो हम यहाँ पर +4 ले लेंगे, और +4 से जस्ट पीछे अल्टरनेट नंबर पर क्या आ रहा है, 2, या यूँ कह लिया जाए कि हम लोग 6 के बाद इवन नंबर्स लेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इवन नंबर्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या आएंगे, 6 के बाद इवन नंबर क्या आएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में, 4 के बाद इवन नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या आएगा, 2। तो हम ऐसा लिख लेंगे, और लिखने के बाद अब एक्चुअल वेज हम लोग यहाँ अब लिखने जा रहे हैं। मैं इसको दूसरे कलर से लिख दे रहा हूँ, देखिए। तो 1 है हमारा मिनिमम सम आने का तरीका 1, और 1 + 2 is 3, 3 + 3 is 6, 6 + 4 is 10,
10 plus 5 is 15, 15 plus 6 is 21, 21 plus 4 is 25 and 25 plus 2 is 27। अब इसके आगे बहुत ही आसान है, 27 के ठीक अपोजिट 27, फिर इसके ठीक अपोजिट 25, फिर 21, फिर 15, फिर 10, फिर 6, फिर आपका 3 एंड देन 1। अब यहाँ आपसे पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वेज 216, आप लिख ही लेंगे। हम आपसे पूछे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सम टू बी 8, 8 आने का, सम आने का क्या तरीका होगा? 8 आने का, 8 आने के 21 वेज हैं। कितने वेज हैं? 21। सो इट्स नंबर ऑफ वेज ऊपर लिखा जाएगा जिसमें वो इवेंट आ सकता है, तो इट्स नंबर ऑफ वेज इज 21, सो इट्स 21 over 216। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सम टू बी 9 और सम टू बी 13? सम 9 हो या 13 हो, इसका क्या होगा प्रोबेबिलिटी बताइए? 9 आने के कितने वेज हैं? 25, और 13 आने के वेज कितने हैं? 21। सो इट्स 25 over 216 प्लस 21 over 216, so its value is 516, 46 over 216. So it's very important and very easy to learn it. आप देख सकते हैं कि आप इसको आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं। अगर 3 डाइसेस के केस में आपसे बात की जाए तो आप 3 डाइसेस के केस में भी किसी भी सम को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये डाइस के ऊपर हमने अभी आपको कुछ एक तरीका जो ट्रिकी अप्रोच था वो बताया। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन प्लेइंग कार्ड्स। देखिए, प्लेइंग कार्ड्स के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। तो आप लोगों ने प्लेइंग कार्ड जो है, या आपने कभी खेला हो या आपने देखा हो। अगर नहीं देखा है तो हमने यहाँ पे प्लेइंग कार्ड सामने रखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 4 रोज हैं। देयर आर 4 रोज। पहली जो रो है, इस रो को हम लोग क्लब कहते हैं। ये जो है क्लब है। ठीक है, इसमें जो है आप देख सकते हैं कि 13 कार्ड्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसे हम लोग क्लब कहते हैं, या हिंदी में हम लोग इसे चिड़ी का पत्ता भी कहते हैं। और इसके अंदर टोटल जो है 13 कार्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आपको यहाँ पर जो है अगला जो दिखाई दे रहा है, यह है स्पेड, यानी हुकुम का पत्ता है। और स्पेड में भी आपको कुल 13 कार्ड दिखाई दे रहे हैं, यानी हुकुम के पत्ते हैं ये। और इसमें भी 13 कार्ड्स हैं। ठीक है बच्चों, यानी कुल मिलाकर के आपको 13 कार्ड्स मिल रहे हैं। और ये दोनों कार्ड कैसे हैं? ब्लैक कार्ड्स हैं। ये दोनों कार्ड आपके ब्लैक हैं, काले पत्ते हैं। अच्छा, यानी 2 ही कलर हैं आपके पास, यानी या तो आपको ये ब्लैक कलर मिलेगा या आपको रेड कलर मिलेंगे। तो रेड कलर के 2 कैटेगरी हैं। और रेड कलर में ये क्या है? इसे हम लोग कहते हैं हर्ट। हर्ट माने पान का पत्ता। और इसमें भी 13 कार्ड्स हैं। और इसी प्रकार से यहां आपके पास जो है ये है डायमंड, यानी ईंट का पत्ता। डायमंड यानी ईंट का पत्ता है, और इसमें भी आपके पास 13 कार्ड हैं। अब ये दोनों कार्ड कैसे हैं? रेड हैं। यानी अगर हम कलर की बात करें तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कलर्स इन विच देयर आर 13 कार्ड्स ईच। सभी में 13 कार्ड हैं। अब इसके अंदर कुछ खास डिस्क्रिप्शन हम आपको देना चाहेंगे कि जो है इनमें कैटेगरीज के अलावा भी कुछ बातें हैं। जैसे अगर हम देखें तो ये जो पत्ते आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, है ना, ये आप देख सकते हैं इनमें चेहरा बना हुआ है ना। और सभी 3 पत्ते हैं, तो 3 3 6 3 9 3 12। तो हम अगर कह दें कि हाउ मेनी फेस कार्ड्स आर देयर, कितने फेस कार्ड्स हैं, तो फेस कार्ड्स आपके पास हो गए 3 क्रॉस 4 इज इक्वल टू 12। ठीक है, जाहिर सी बात है
इसमें 4 क्या है, स्यूट्स हैं, इसको हम लोग स्यूट्स कहते हैं, है ना। हमारे पास ये एक स्यूट है, ठीक है, ये दूसरा स्यूट है, ये तीसरा स्यूट है, चौथा स्यूट है। तो इसका मतलब ये हम समझ लें कि हमारे पास भेद हैं, इतने स्यूट्स हमारे पास 4, यानी कौन कौन से हैं, क्लब है, ये भाई हमारा क्लब है, ये हमारा जो है जो पत्ता है ये हमारा क्लब है, ये क्लब है, ये हमारा जो है हम इसमें इसको ब्लैक कलर से लिख दे रहे हैं, ये क्लब है, और ये हमारा स्पेड है, हाँ, ये है हमारा हार्ट, और ये है डायमंड। यानी यही चारों स्यूट्स हैं आपके पास। तो स्यूट्स हमारे हो गए 4, ओके। और इसमें जो है हमारे पास जो ये फेस कार्ड्स हैं ये 12 हैं। और इधर देखिए आप, ये जो एस हैं इन्हें हम लोग एस कार्ड्स कहते हैं, इक्के का पत्ता कहते हैं। एस कार्ड किसे कहते हैं, एस का मतलब होता है इक्के का पत्ता जिसमें ए बना रहता है ना। इसकी संख्या हमारे पास 4 है, सभी में एक एक कार्ड होते हैं। अच्छा, इन दोनों को अगर हम मिला लें, फेस कार्ड प्लस एस कार्ड, अगर हम इन दोनों को मिला लें, यानी फेस प्लस एस अगर इनको मिला लें तो इसे हम कहते हैं ऑनर्ड कार्ड। क्या कहते हैं, ऑनर्ड कार्ड, यानी सम्मानित पत्ते कहते हैं। और इनकी संख्या हो जाती 12 + 4 = 16। तो ये सारे टर्म ऐसे होते हैं जिसमें बोल दिया जाता है कि एक जो है प्लेइंग कार्ड में से जो है एक अच्छी तरह से वेल सफर्ड पैक ऑफ कार्ड में से 2 कार्ड को निकाल लिया जाता है। बताइए वो जो है ऑनर्ड कार्ड हो। अब आप यही नहीं समझ पाएंगे कि ऑनर्ड कार्ड क्या होता है। तो यहाँ पर ये आज मैं जो बता रहा हूँ वो इसीलिए मैं इन सब बातों को समझा रहा हूँ कि जब आप इन बातों को जानते रहेंगे तब तो आप प्रॉब्लम कर पाएंगे, नहीं आपको यही नहीं मालूम चलेगा क्वेश्चन पुटअप क्या हो रहा है। तो ये हो गए ऑनर्ड कार्ड। अच्छा, इसके अलावा जितने कार्ड आपके पास बचते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, देखिए सभी में 9 कार्ड्स ऐसे हैं जो नंबर्ड हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो आप न्यूमेरिक कार्ड कितने पाओगे, आपके पास 4 सूट्स हैं, 4 सूट्स में से सभी में 9 न्यूमेरिक कार्ड हैं। तो 9 × 4 = 36 न्यूमेरिक कार्ड्स हैं, ठीक। अच्छा, एस कार्ड्स को विशेष तौर पर कई बार एस कार्ड न कहकर यह भी कह दिया जाता है कि यही मात्र एक ऐसा पत्ता है जो न तो नंबर्ड कार्ड है और न ही न्यूमेरिक कार्ड है। तो इसको हम लोग एस कार्ड्स के बजाय नाइदर न्यूमेरिक नॉर फेस कार्ड भी बोल देते हैं। नाइदर न्यूमेरिक, और बच्चा सोचता है कि क्या पूछ लिया, नाइदर न्यूमेरिक नॉर अ फेस कार्ड, न ही न्यूमेरिक है और न ही फेस कार्ड है, ना मतलब चेहरे वाला पत्ता है और न ही अंक है, तो वो इक्का ही तो होगा। तो इस तरीके से कुल ये है। अच्छा, टोटल कार्ड्स हमारे पास कितने हो गए, 13 × 4 यानी 52। टोटल कार्ड्स हमारे पास हो गए 52। क्लियर हो गई बात। यानी जितनी बातें आपको इन कार्ड्स के बारे में जाननी चाहिए वो हमने आपको बता दिया। इस पर आधारित अब क्वेश्चंस जब पुटअप करेंगे तो इन्हीं सारी चीज़ों को हम लोगों से पूछ लिया जाता है कि आप बताइए, अगर अच्छी तरह से फेंटी गई ताश की गड्डी में से 3 पत्ते गिर जाएं तो बताइए क्या संभावना है कि वह न्यूमेरिक कार्ड्स हों, ठीक। तो ये सब बातें हैं। हाँ, अब इस पर रिलेटेड प्रॉब्लम्स को करने के लिए केवल यही नहीं, क्लासिकल डेफिनेशन से ही काम नहीं चलेगा। बहुत बेसिक टाइप की प्रॉब्लम क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी से हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादा प्रॉब्लम्स कर सकें इसके लिए हमें ज़रूरत होगी कि हम और ज़्यादा कुछ थियोरी के बारे में, प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ें, तो हम प्रॉब्लम्स पर आ पाएंगे। अभी प्रॉब्लम्स हम लोग ज़्यादा टेकअप नहीं कर सकते क्योंकि अभी हम लोगों को बहुत बेसिक आइडिया क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी तक ही मिली है। चाहे तो छोटे छोटे सवाल लगा सकते हैं, बट हम समझते हैं कि थोड़ा और काम करके और फिर हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स पर आएँ, ठीक है। अगले सीक्वेंस में हम लोगों को अगला जो है जो काम करना है वो ये है, इस पर बहुत ही बेसिक बात है, ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स इन अगेंस्ट ऑफ एन इवेंट। ये अक्सर पूछा जाता है, ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन अगेंस्ट। जैसे किसी घटना के
अगेंस्ट में, है ना, और किसी घटना के फेवर में जो रेशियोज हैं वो क्या हैं। तो ये बहुत ही स्पष्ट है। मान लीजिए हम आपसे ये कहते हैं कि एक डाइस है, उस डाइस में आपके पास 1 2 3 4 5 6 ये सिंपल स्पेस है ना, यानी मैं रोलिंग ऑफ अ डाइस की बात कर रहा हूं। ठीक, अब रोलिंग ऑफ अ डाइस में ले रहा हूं और उसमें एक इवेंट ले रहा हूं। लेट ए इज इक्वल्स टू अकरेंस ऑफ अ मल्टीपल ऑफ 3। ऐसा मैंने एक घटना ले ली, तो इसमें आएगा या तो 3 आएगा या 6 आएगा। यही तो 3 के गुणक के आने की स्थितियां हैं। तो अब बेटा, अब आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज ऑड्स अगेंस्ट ए, ऑड्स अगेंस्ट, है ना, ए का मतलब समझ गए ना, अकरेंस ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 के अगेंस्ट क्या होगा, तो इसी आधार पर हम इसको समझा देंगे। ऑड्स अगेंस्ट ए क्या लिखा हुआ है बच्चों, वेज अगेंस्ट ए अपॉन वेज फेवरेबल टू ए, है ना। तो आप बताइए ए के फेवरेबल में कितने वेज हैं, ए के फेवर में तो 2 ही वेज हैं, या 3 आएगा या 6 आएगा, तो उसको आप नीचे कर लीजिए। अब इसके अगेंस्ट वो होंगे जो इसको समर्थन नहीं करते होंगे। अब 3 और 6 के अलावा जितने केसेस हैं 1 2 4 5, यही तो हुए ना। अगर 1 2 4 5 आ जाएगा तो क्या जो है ये ए आया। ऑड अगेंस्ट का मतलब हुआ ए के ठीक, ए के आने के विपक्ष में क्या अनुपात है। तो यह ऐसे कहता है कि जो विपक्ष में आने की स्थितियां हैं बटे जो उसके फेवर में आने की स्थितियां हैं। तो यह कहा जाएगा कि जो है 4 स्थितियां ऐसी हैं जो 1 2 और 1 4 5 1 3 4 5 ऑड अगेंस्ट ए में 1 3 6 को छोड़ के 1 2 4 5, ये कहिए कि 1 2 4 5 आ जाए अगर, तो क्या 3 का मल्टीपल आया, नहीं, तो ऑड अगेंस्ट ए होगा 4/2। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि इट्स 2:1। इसको ऐसे समझिए, 2:1 का मतलब है कि ए के आने की जो है न आने की स्थिति ऐसी है 2:1। जैसे समझो 2 बार नहीं आएगा तो 1 बार आएगा। और अगर कह दिया जाए ऑड्स इन फेवर ऑफ ए, यहां पर ऑड्स अगेंस्ट ए के बजाय ऑड इन फेवर होना चाहिए। ऑड इन फेवर, ऑड अगेंस्ट तो बता ही दिया, ऑड इन फेवर ऑफ एन इवेंट ए। अब हम कह रहे हैं तो वेज इन फेवर ऑफ ए अपॉन वेज अगेंस्ट ए, उल्टा हो जाएगा। अच्छा, ऑड्स इन फेवर का मतलब हो गया कि इसके फेवर में जितनी स्थितियां हैं वो न्यूमरेटर में कर लीजिए। फेवर में कितनी स्थितियां हैं, 2 स्थितियां हैं, और उसके अगेंस्ट में अभी देखा मैंने 4 हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1:2, उल्टा हो गया। अच्छा, अब इसको किस लिए दिया जाता है क्वेश्चन में, कई बार बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जाता है। बोल देते हैं कि ऑड अगेंस्ट अकरेंस ऑफ 3, क्या बोल देंगे, ऑड अगेंस्ट अकरेंस ऑफ 3 इज 2:1, या दे दिया 4:2, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए, ऐसा बोल दिया। ऑड अगेंस्ट अकरेंस ऑफ 3 की अगर बात करें तो ये जो है हमारा अभी कैलकुलेट हुआ 4:2, ये हमारा आ गया 4:2। और अगर हम इससे पूछे कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ 3 के आने की क्या संभावना है, तो हम कैसे इसको निकालेंगे। तो इसको निकालने का तरीका ये होता है कि जो फेवरेबल ऑड अगेंस्ट बोल रहा है, ऑड अगेंस्ट में जो है 4 तरीके अगेंस्ट में है, 2 तरीके फेवर में है, जबकि प्रोबेबिलिटी हमारा कहता है किसी भी घटना की प्रोबेबिलिटी होती है उसके आने के कुल तरीके, तो वो तो ऊपर चला जाएगा 2, और अपॉन टोटल नंबर ऑफ वेज। टोटल नंबर ऑफ वेज कौन होंगे, जो फेवर में है और जो अगेंस्ट में है, वो दोनों जोड़ दोगे तभी तो आएगा। यानी 2/4 + 2 दैट इज 2/6, यानी 1/3। अगर आप इस बात को चेक भी कर लें कि अगर रोलिंग ऑफ डाइस में 3 के आने की जो संभावना है वो क्या है, 3 आने का एक ही तरीका है, और टोटल जो है हमारे पास 3 के मल्टीपल आने का है,
तो ऑड अकरेंस ऑफ मल्टीपल, यहाँ पर मल्टीपल था ना बेटे, ऑड अगेंस्ट अकरेंस ऑफ मल्टीपल ऑफ 3। देखिए ये आउटकम हमारा इवेंट क्या है, ऑड अगेंस्ट अकरेंस ऑफ 3 नहीं, ऑड अगेंस्ट अकरेंस ऑफ मल्टीपल ऑफ 3, यही लेके चल रहे हैं। तो इसके आने के कुल कितने तरीके हो गए, अगर देखें तो 3 के मल्टीपल या तो 3, 6 दो ही तरीके से आएंगे। तो फेवरेबल वेज 2 हो गया, टोटल कितना हो गया 6, तो ये 1/3 हुआ कि नहीं हुआ। तो हम इसको एक बार ऐसे समराइज कर दे रहे हैं फिर से कि जैसे बच्चों आपसे यह सवाल इस तरह से पूछा जाए, प्रॉब्लम कुल मिलाकर कंक्लूड कर देते हैं कि इन रोलिंग ऑफ अ डाइस, इन रोलिंग ऑफ अ डाइस, इन रोलिंग ऑफ अ डाइस, odd against occurrence of 3 is 4:2, then find the प्राप्त करें probability of occurrence of 3, occurrence of odd against occurrence of, वही चीज फिर से लिखना था, मल्टीपल ऑफ 3, odd against occurrence of multiple of 3, then find the probability of occurrence of multiple of 3। क्या मैंने प्रश्न लिखा कि एक डाइस के रोल करने में मल्टीपल ऑफ 3 के ऑड अगेंस्ट को देखा जाए तो 4:2 है, तो बताइए कि ऑड अकरेंस ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब यह कंफ्यूजिंग हो जाता है बच्चों के लिए, और जबकि है बेहद आसान। आप यही बताइए, ऑड अगेंस्ट इवेंट ए के बजाय अकरेंस ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 को ही ए समझ लीजिए। तो वेज अगेंस्ट ए कितना दिया है 4, और वेज इन फेवर ऑफ ए कितना दिया है 2, तो टोटल वेज तो इन्हीं को मिलाकर होगा ना। टोटल वेज कितना होगा 4 + 2 6, ये हमेशा जोड़ दिया करिए आप। तो टोटल वेज नीचे जोड़ दो, यानी ऑड अगेंस्ट ऑड इन फेवर दोनों मिला के जोड़ दो 6। और आप बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, उसको फेवर करने वाले तरीके। अब फेवर करने वाला तरीका कितना है 2 है, तो 2/6 हो गया। सिंपल ओरल क्वेश्चन है। ऐसे ही आपको कह दिया कि ऑड, यहाँ पर तो अगेंस्ट दोबारा लिख दिया गया है, ये ऑड इन फेवर है, ठीक है, ऑड इन फेवर। ऑड इन फेवर ऑफ एन इवेंट ए दे दिया जाए तब भी पूछ लिया जाएगा, तब उस केस में तो फेवरेबल वेज ऊपर ही लिखा रहता है। तो आज के लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम लोग जो है, जो क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी है उस पर कैसे काम करेंगे। अगर आप देखें शुरू से तो हम लोगों ने जो है किस पर क्या क्या काम कर लिया। आज हम लोगों ने सबसे पहले ये देखा कि क्लासिकल अप्रोच क्या है, क्लासिकल डेफिनेशन को हम किन कंडीशंस में इस्तेमाल करते हैं, उसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव और इक्वली लाइकली वेज में वो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी भी स्थितियां हो सकती हैं जहां पर इक्वली लाइकली केसेज ना हो। वो मैं आपको आगे बताऊंगा, जिसमें हम लोग बाइनामियल डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। ये क्लासिकल डेफिनेशन की एक लिमिट है, एक सीमा, इसके बाद ये फेल कर जाएगा। फिर इसके बाद जो है हम लोगों ने देखा कि जो है इस पर कौन कौन से प्रॉब्लम्स हम लोगों को मिलते हैं, जिसमें डाइस प्रॉब्लम है, कार्ड प्रॉब्लम है। तो कार्ड प्रॉब्लम में हमने जो भी आपको कार्ड के रिलेशन में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो दे दी है। सवालों पर हम सभी सवालों पर तब आएंगे जब हम थोड़ा सा इसके आगे की चर्चा, जैसे एक ज्योमेट्रिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, थ्योरम्स ऑन प्रोबेबिलिटी कर लेंगे, तो हम इन प्रॉब्लम्स को भी टेकअप कर पाएंगे। इसके ठीक बाद हम लोगों ने जो है दो डाइस को कैसे जो है, दो डाइस को रोल करने पर किस तरीके से उन पर सम हम उनका निकाल सकते हैं और कैसे उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इस पर हम लोगों ने चर्चा किया। और इसके ठीक बाद हम लोगों ने 3 डाइस के केस पर भी काम किया। 3 डाइसेस के केस को किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इस पर हम लोगों ने काम किया। और हमने यह भी बताया कि आपको 4 डाइस, 5 डाइस के केसेस या n डाइसेस के केसेस, और उसमें 6 के बजाय 7, 8, 9, 10 फेसेस भी हों, n फेसेस भी हों, तो भी हम लोग कर पाएंगे, लेकिन वो हमारे स्कोप में नहीं है। लेकिन हम आपको स्पेशल वीडियो लेक्चर को उसको बना करके देंगे। इसके बाद फिर हम लोगों ने आज ये देखा कि किस तरीके से प्लेइंग कार्ड पर हम लोगों को काम करना है। प्लेइंग कार्ड के बारे में आपको हमने जानकारी दी, और प्लेइंग कार्ड के बाद जो जानकारी हमने आपको दे दी, तो इससे आप आगे प्लेइंग कार्ड पर जो प्रॉब्लम करना होगा तो आप कर सकेंगे। फिर हमने आपको अंतिम बिंदु के रूप में
आड अगेंस्ट इन एन इवेंट और आड इन फेवर ऑफ एन इवेंट के बारे में जानकारी न केवल दी बल्कि साथ ही साथ इस पर रिलेटेड कैसे प्रॉब्लम पोज करते हैं उसकी जानकारी दी। ओवर हुआ। धन्यवाद। जय हिंद।